नमस्कार दोस्तों। तो हैप्पी दिवाली भाई। तो आज छोटी दिवाली है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज दिवाली है तो हमारा और आपका ये हक बनता है कि हम अपने दिवाली पे इस जगमगाते हुए त्यौहार पे अपने विद्या को थोड़ा जगमगा के रखें तो और बढ़िया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त क्लास लेने जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन पेपर को कॉपी में कैसे लिखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल पूरा हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप हल करके दिखाएंगे। तो उम्मीद आपसे यही करेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ पाएँ। तो चलिए भाई, सबसे पहले आपको ये नहीं मिलेगा, सबसे पहले आपको ये कॉपी मिलेगी। ये हाई स्कूल और इंटर दोनों को मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे हाई स्कूल लिखा गया है लेकिन इंटर का रहेगा तो यहाँ पे इंटर लिखा होगा, इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड कॉपी है। तो इसमें कुछ किस तरह से भरना होता है तो बस हमको यही 3-4 पॉइंट 1 2 3 यही हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है। ये 5-6 पॉइंट जो है कैसे कैसे हमको कॉपी लिखनी होती है। तो सबसे पहले आप जानिए कि आपको रोल नंबर लिखना है और आपको नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो अगर यहाँ पे बोला है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखिए तो आप लिखेंगे क्या अंकों में। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 20, ठीक है, 20,51,915। ठीक है बेटा, तो जिसकी जिसका रोल नंबर होगा वैसा आप फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा जो अनुक्रमांक है, जो पेपर हल करने जा रहे हैं तो उसका अनुक्रमांक कुछ इस तरह से, तो मैंने इसको फिल कर दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर आप चाहें, यहाँ बोला जा रहा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे 20519115 इस तरह लिखेंगे। और विषय एवं प्रश्न पत्र, विषय कौन सा है बेटा, जैसे हमने बात करें तो यहाँ पे आप डालेंगे हिंदी। तो ये तो आप हो जाएगा, इसको छोड़िए, बाकी हम बात करेंगे कैसे आपको लिखना पड़ेगा कॉपी पे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा कुछ इस तरह से और हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सामान्य हिंदी है तो इसमें पहले खंड क है, फिर खंड ख आएगा, जिससे खंड बाई खंड इसको हल करेंगे। तो खंड क में हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, आइए समझिएगा। खंड क को हल करते हैं। आवारा विकल्पी क्वेश्चन है तो यहाँ बोला जा रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। एक बार आप क्वेश्चन पेपर को लेने के बाद इसको शुरू से अंत तक क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप बहुत तेज हैं भाई तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है, ये कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो ये 15 मिनट आप इसको पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। चलिए इसको हल करते हैं। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है तो इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, 15 क्वेश्चन है ना तो इस 15 क्वेश्चन में आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को हल कीजिएगा जो आपको अच्छी तरह से आता होगा। ठीक है, वैसे अगर बात करें तो ये पेपर कुछ ऐसा है, इसमें से सब कुछ हो सकता है। हो सकता है कि आपको पेपर का सारा कुछ आता हो। तो आप जो भी लिखिएगा, पहला पेज आप बड़े ही इंप्रेशन के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए पहला पेज है तो पहले आप लाइनिंग देंगे दोनों तरफ कॉपी के, इस तरफ और एक लेफ्ट एक राइट, दोनों तरफ आप लाइनिंग देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे कौन से खंड का प्रश्न आप हल करने जा रहे हैं। तो अगर खंड क कर रहे हैं तो खंड क को डालेंगे, खंड ख कर रहे हैं तो खंड ख को डालेंगे। जो भी खंड आप हल कर रहे हैं उस खंड का आपको नाम जरूर डालना पड़ेगा। ठीक है, तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कौन से खंड का आपने हल किया है। तो जैसे हम बात करें तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, जैसे अगर हम बात करें, हम पहले खंड क को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डालेंगे खंड क। देखिए बेटा, आप लोग राइटिंग थोड़ा साफ लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि राइटिंग अगर अच्छा होगा तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे। ठीक है, तो चलिए खंड क आप डाल देंगे। तो खंड कौन सा है बेटा, खंड क कौन सा है, पहला बहुविकल्पी। ठीक है, तो आप यहां पे डालेंगे प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क। ठीक है, प्रश्न क क्या है बेटा, बहुविकल्पी प्रश्न है सब, ध्यान दीजिएगा। कौन सा है, बहुविकल्पी है। ठीक, तो ये खंड क का जो पहला क्वेश्चन है उसका क, ठीक है, क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। आप चाहे तो लिख सकते हैं बहुविकल्पी। तो आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से दिया है, जैसे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है बेटा, आइए पहले देख लीजिए इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, दूसरा है सदा सुखलाल, तीसरा है आपका विष्णु प्रभाकर,
चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आवारा मसीहा के लेखक जो है वो विष्णु प्रभाकर हैं। तो विष्णु प्रभाकर का नाम आप अच्छे राइटिंग में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका जो सही विकल्प है वो विष्णु प्रभाकर है। तो विष्णु प्रभाकर पहले के क का ऑप्शन नंबर 3 सही है ना। तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे बेटा, आप यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे आप डालेंगे 3rd नंबर, ठीक है। तो 3rd कौन सा ऑप्शन था आपका, विष्णु प्रभाकर। तो उनका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए विष्णु प्रभाकर, ठीक है, विष्णु प्रभाकर, ठीक। तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला जा रहा है क्या, ख वाला है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर पहला ऑप्शन है राधा कृष्णदास, दूसरा है आपका लाला श्रीनिवास दास, तीसरा है आपका बालकृष्ण भट्ट और चौथा ऑप्शन है श्रीनिवास दास। तो बेटा इन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन बहुत सही है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, राधा कृष्णदास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, पहला वाला। तो पहले के ख का पहला ऑप्शन। तो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या भाई, क हो गया तो यहाँ पे ख डाल दीजिए। ख का कौन सा विकल्प सही है बेटा, ऑप्शन ख का जो सही विकल्प है वो आपका कौन सा सही है, वो हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, ख का आपका पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए पहला और नाम लिखेंगे क्या, नाम है आपका राधा कृष्णदास। तो यहाँ पे अच्छे राइटिंग में लिखेंगे राधा, ठीक है, कृष्णदास, राधा कृष्ण दास, ठीक है बेटा। तो इतना आप डालेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए अगले पेज पे आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको पेज को हम चेंज करेंगे। तो ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ बोला जा रहा है क्या, यहाँ बोला जा रहा है कि ग वाला इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, आपका ऑप्शन दिया गया है 4 ठो, वृंदावन लाल वर्मा, और दूसरा ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो इसमें से जो सही है उसका ऑप्शन नंबर आपका 2nd वाला यानी कि किशोरी लाल गोस्वामी सही होगा। इंदुमती कहानी के जो लेखक है वो कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग का दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्न ग, ठीक है। जो ग वाला है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, ग का आपका जो सही है वो आपका है 2nd वाला ऑप्शन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। तो किशोरी लाल गोस्वामी आपका ये विकल्प सही हो गया बेटा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, घ वाला स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है, ठीक है। स्कंदगुप्त नाटक के जो लेखक है वो है कौन बेटा, ऑप्शन आपका दिया गया है लक्ष्मी नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन है आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका सही विकल्प जो है बेटा ऑप्शन नंबर 2nd यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जो है वो किसके लेखक हैं बेटा, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो आप यहाँ पे डालेंगे प्रश्न संख्या घ जो है, ठीक है, विकल्पी का घ वाला जो है इसका विकल्प कौन सा सही होगा, इसका विकल्प आपका 2nd वाला सही है। यानी कि 2nd ऑप्शन क्या है बाबू, 2nd ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका घ वाला विकल्प। अब देखिए ये घ हो गया। अब अंग वाला देख लीजिए, इसमें बोला जा रहा है मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। तो जो मृगनयनी है उस उपन्यास के लेखक कौन है, यहाँ बोला जा रहा है ऑप्शन आपसे, पहला ऑप्शन जो है भगवती चरण वर्मा, दूसरा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, और तीसरा ऑप्शन है आपका क्या है बेटा, अमृत राय, और चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही विकल्प है जो आपका ऑप्शन नंबर 2nd है, जिसका नाम है वृंदावन लाल वर्मा।
मृगनयनी जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। तो इनका नाम लिखेंगे ऑप्शन नंबर, देखिए प्रश्न संख्या जो अंग जो है इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है बाबू? वो आपका सही विकल्प जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो इसका जो 2 ऑप्शन है कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। इनका नाम डालेंगे वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है बेटा, ये हो गया वृंदावन लाल वर्मा। अब देखिए ये अब अगला क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है, प्रश्न संख्या 2। एक खत्म हो गया, ठीक है। दूसरे का क क्या है? हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर कृति निम्न में से किसकी है? ऑप्शन आपका है भवानी प्रताप मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अज्ञेय, नागार्जुन। इन चारों विकल्प में से आपका जो सही विकल्प है वो है कौन सा? फटाफट बताइए। हरी घास पर क्षण भर किसकी है? तो ये आपका ऑप्शन जो सही होगा ये होगा आपका अज्ञेय, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? यहाँ पे आपको लिखना होगा, थोड़ा सा चेंज करना होगा बोर्ड की कॉपी में। लिखेंगे प्रश्न संख्या दूसरे का, ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरे का क, ऐसे कुछ इस तरह से प्रश्न संख्या दूसरा यहां स्टार्ट हो गया। दूसरे का क, ये खंड क तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे आप करेंगे क्या? क का ऑप्शन कौन सा सही है? आपका जो हरी घास पर क्षण भर है, इसका जो विकल्प सही है वो विकल्प आपका 3 सही है। तो तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प है अज्ञेय। ठीक है। अब इसके बाद ख पे चलेंगे। प्रश्न संख्या ख में क्या बोला जा रहा है बेटा? ध्यान दीजिएगा। ख में बोला जा रहा है यहाँ पे आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। आपका विकल्प ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर आपका दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा ऑप्शन है रूप नारायण पांडे, या फिर आपका दिया गया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमग्न। तो आनंद कादम्बिनी के जो पत्रिका के संपादक हैं उनका विकल्प जो सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? वो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि कौन सा? ये वाला बद्री नारायण चौधरी प्रेमग्न। तो इनका नाम लिख दीजिए ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? लिखेंगे ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे बद्री नारायण, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, बद्री, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमग्न। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या ग पे। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या ग क्या है? इसमें निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय, डॉक्टर नागेंद्र। तो निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि जो है वो है आपके ऑप्शन नंबर 3 नंबर पे जो है अज्ञेय है। तो इनका विकल्प जो है 3 ऑप्शन है। तो ग का 3। तो आप यहाँ पे डालेंगे प्रश्न संख्या ग जो है इसका सही होगा वो कौन सा होगा? ग का ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3, ठीक है, अज्ञेय। यहाँ पे लिखेंगे अज्ञेय। हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें बोला जा रहा है क्या? छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए। सन 1922 ईस्वी तक, सन 1938 से 1943, सन 1919 से 1938 ईस्वी तक, सन 1943 से अब तक। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा 1919 से 1938, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3rd वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। तो प्रश्न संख्या घ जो है इसका सही विकल्प जो होगा बेटा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3rd सही है। तो ऑप्शन नंबर 3rd में क्या बोला जा रहा है? 1919 से
38 तक। तो ये बेटा आपका सही होगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है विकल्पी में, आइए इसको हल कर लेते हैं ताकि यहाँ से 10 नंबर हम लोग आसानी से लेके चले। पहले प्रगतिवाद का मुख्य आधार है, प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? पहला है प्रजातंत्र, दूसरा है राष्ट्रीय पुनर्जागरण, तीसरा ऑप्शन है साम्यवाद और चौथा ऑप्शन है समाज सुधार। तो प्रगतिवाद के मुख्य आधार जो होते हैं वो समाजवाद एवं साम्यवाद होता है। तो इसमें साम्यवाद दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। तो ये आपका साम्यवाद सही होगा। तो आप यहाँ पे प्रश्न संख्या घ को लिखने के बाद अंग आप लिखेंगे क्या बेटा? अंग आप लिखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्या हो जाएगा? साम्यवाद। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए साम्यवाद, ठीक है बेटा। तो ये देखिए, अगर यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 10 नंबर एकदम आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इतना जान लीजिए और समझ लीजिए, अगर आप इतना कर लेते हैं, ठीक है बेटा, अगर यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपको कम से कम नहीं कुछ तो कुछ नहीं, कुछ नहीं तो यहाँ पे आपको 10 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। 100 नंबर में से आपका 10 नंबर आपके पास हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरह से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझेंगे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये तो खत्म हो गया पूरा का पूरा। इधर चलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या कह रहा है, जरा इसकी बातों को समझ लीजिए। तो इसमें बोल रहा है क्या? भूमि का निर्माण देवों ने किया है। जैसे ही स्टार्ट करेंगे बेटा, आपको पहला लाइन दिखेगा 5 दूनी के 10 नंबर आपको यहाँ से भी सॉलिड तरीके से मिलने वाला है। तो ये जो चैप्टर है, ये राष्ट्र का स्वरूप जो है उस चैप्टर से दिया गया है। यदि आप इस पूरा पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो नीचे 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अगर आप उसका जवाब दे देते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ बोला जा रहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ये जो गद्य दिया गया है यहाँ पे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका सवाल का जवाब इसी में मिल जाएगा आपको। और यहाँ से आप पूरा का पूरा एकदम फोकट में 10 नंबर उठा सकते हैं, यदि बस आप इतना पढ़े हो कि ये कौन से चैप्टर से दिया गया है। अथवा करके बेटा एक और पैराग्राफ दिया जाता है इसी में का, गद्य का ही होता है। अगर उसको भी नहीं कर पा रहे तो इसको कर सकते हैं, अथवा वाला कर लीजिए, या फिर चाहे जो कर लीजिए। अगर आप कर लेते हैं तो आपको नंबर तो मिलेगा, ठीक है। इसमें भी आपको उसी तरह से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए जैसे पूछा गया है। तो प्रश्न तीसरा खत्म होता है। अब प्रश्न चौथे में देखिए क्या बोला जा रहा है। प्रश्न चौथे में भी कुछ स्पेशल तो बोला नहीं जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ें जो आपको दिया जा रहा है। ध्यान दीजिए, जो प्रश्न आपका चौथा है, इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें देखिए ये बोला जा रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी 10 नंबर का है और ये 10 नंबर आपको मिलेगा 5 प्रश्नों को हल करने से। ये 5 प्रश्न नीचे आपका दिया गया है। और इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें आपको 2 पैराग्राफ दिया है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गौमुखी गंगा, हाँ जान कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लिए तुमने अभी स्वयं यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो गर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही विशेष शपथ है, तर अबला जन के लिए कौन सा पथ। तो ये बेटा कैकेयी के अनुताप गीत से दिया गया है, कैकेयी के अनुताप चैप्टर से दिया गया है। यदि इसके अर्थ को आप लोग नहीं समझे हैं, नहीं जानते हैं, टेंशन मत लीजिए, इसका अर्थ हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो को अपलोड कर दिया। यदि आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। कैकेयी का अनुताप आपको मिल जाएगा, वहाँ से मैंने इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया है। यहाँ 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं बेटा। प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया। प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो ये 3 लोगों के बीच संवाद हो रहा है, प्रभु श्री राम, भरत और कैकेयी, 3 लोगों के बीच में ये संवाद हो रहा है। पाठ का शीर्षक एवं रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। पाठ का नाम और शीर्षक। पाठ का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप और इसके रचयिता कौन है भैया, मैथिली शरणगुप्त। हो गया खत्म, मिल गया 2 नंबर।
और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दुर्बलता का विशेष शपथ है, ये देखिए जो शपथ है वो दुर्बलता का विशेष चिन्ह होता है, और लेकिन अबला जन के लिए कौन सा पथ होता है, अब ये हमें बताइए। तो ये इसका अर्थ हो गया बेटा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है। तो घर चलने के लिए कैकेयी जी प्रभु श्री राम से आग्रह कर रही हैं। किससे कर रही हैं? प्रभु श्री राम से, ठीक है। कौन कर रहा है? कैकेयी जी कर रही हैं, ठीक। आगे बोला जाए सिंहिनी और गौमुखी गंगा का क्या अभिप्राय है। तो ये बहुत ही अच्छा सा इसका अर्थ है, मैंने इसको क्लियर किया है। ये आपको 10 नंबर दिला दिया बस बोलते बोलते, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे अगला क्वेश्चन। आगे देखिए अथवा करके एक दिया गया है, सूखी जाती मिलिंद तलिका जो धरा में पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिरा देना। देखिए ये पवन दूतिका से दिया गया है, ये पवन दूतिका से दिया गया बेटा। इसमें भी आपको 5 प्रश्न पूछा जाएगा। अगर 5 प्रश्न देने में आप समर्थ हैं तो आपको ये 10 नंबर बिल्कुल फोकट में मिल जाएगा। देखिए ये देखिए आपका क्वेश्चन इसी तरह से है। दोनों चैप्टर मैंने आपको बड़े आसानी से बताया है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। तो 5 का क देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है आपको। देखिए एक गद्यांश और एक पद्यांश, एक लेखक और एक कवि, दोनों में से एक एक का जीवन परिचय आपको लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए वासुदेव सरल अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सरल अग्रवाल, मोहन राकेश, इन तीनों में से यदि आपको किसी एक का आता है तो आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें से आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जीवन परिचय में आप कुछ लिखिए ना लिखिए, साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आपको उनकी रचना को जरूर दिखा देना है कि इन्होंने क्या क्या रचना किए हैं, ठीक है। अगर ये दिखा देते हैं आपका सोने पे सुहागा, आपको और भी अच्छा नंबर मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न संख्या 6 पे चलेंगे। तो यहाँ बोला जाए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का यहाँ पे लेखक का, यहाँ पे कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ये भी 4 नंबर का है। रामधारी सिंह दिनकर है, मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद। तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको याद तो होगा ही, ठीक है ना। तो आप इसको कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आइए बेटा उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और भी क्वेश्चन हैं जिस पे हम बहुत ही बेसिक से बात करने वाले हैं। तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको कितना सॉलिड नंबर मिलने जा रहा है, मैं आपको दिलाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 में देखिए क्या बोला है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। पंचलाइट या बहादुर लिख दीजिए, या फिर पंचलाइट और बहादुर नहीं आता है तो ध्रुव यात्रा या लाठी। चारों के चारों कहानी को दिया गया है। इन चारों कहानी में से किन्हीं एक कहानी को आपको उसका सारांश लिखना है और आप उसको लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि सर पंचलाइट क्या होता है, कैसे इसको पढ़ें, क्या लिखें, कैसे अच्छा लिखें कि हमको 4 नंबर पूरा मिल जाए, तो इसके लिए आप हमको बिंदास कमेंट कर सकते हैं। प्यारा सा कमेंट करिएगा बेटा, हम आपके इस पंचलाइट बहादुर सबको एकदम तोड़ के रख देंगे। कैसे लिखना है सबको पता है। बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है कि आपको 4 में से 4 लेना है, तो ये तो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। 7वें प्रश्न बोला जा रहा है स्वपठित मतलब स्वयं पठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए ये बहुत सारा दिया गया है। राजमुकुट नाटक के आधार पर, तो आप एक चीज यहां पे कान खोल के सुन लीजिए। आपके जो जिले में जिसका नाटक चलता होगा, मतलब जो भी आपका खंड का आपके जिले मतलब इसमें से जो आपके जिले में चलता होगा उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। राजमुकुट नाटक जो है, कुहासा और किरण जो भी है, आन का मान नाटक। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। हमारे बनारस की बात कर लें हम, तो हमारे बनारस में जो चलता है वो आपका चलता है ये वाला 3रा नंबर है। आन का मान नाटक कथावस्तु को अपने शब्दों में लिखिए। अगर आपके ज़िले में भी यही आता है तो आप इसको भी लिखेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि सर हमारे ज़िला में कौन सा आता है, क्या पढ़ना है खंड काव्य और क्या पढ़ना है नाटक, तो इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा हमको, हम आपको बता देंगे कौन से ज़िले में कौन सा पूछा जाता है, ठीक है बेटा।
तो आन का मान नाटक के आधार पर दुर्गादास का चरित्र चित्रण, ये भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें से आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। इसके साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, चलिए भैया आगे बढ़ लेते हैं। हिंदी में देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो बताया जा रहा है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम 80 शब्द में। तो हमारे ज़िले की बात करें, हम बनारस ज़िले की बात करें, तो इसमें से त्यागपति तो हमारा है नहीं, हमारे ज़िले से है नहीं। ये भी श्रवण कुमार भी हमारे ज़िले का नहीं है। तो हमारे ज़िले का जो खंड काव्य है हम उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो बनारस वाले जो हैं, जितने भी वाराणसी जिला से बिलोंग करते हैं, वो जान जाइए कि आपका जो खंड काव्य है वो रश्मि रथी है, ठीक है बेटा। रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर, ठीक है, चरित्र चित्रण आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। चलिए इसके साथ हम बढ़ेंगे। अगला है, बहुत लंबा दिया गया ना, चलिए इसके बाद हम आ जाएंगे संस्कृत पे। तो संस्कृत में ध्यान दीजिए, खंड ख में आपको संस्कृत में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी बता दे रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइएगा, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं बताइएगा, अगर है तो बता दीजिएगा, चाहे वो गद्यांश में हो चाहे पद्यांश में हो। ऐसे ही आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और इसका आपको संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना होगा, इसका भावार्थ लिखना होगा, इसका अर्थ लिखना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 7 नंबर यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आप अपने ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद देखिए, ये आप बाकी क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है और इस छोटे छोटे क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 7 नंबर का एक श्लोक भी दिया जाएगा, आप इसको कर लीजिए या फिर इसको कर लीजिए। न चौर्यहार्यम न राज्यहार्यम न भारती भाज्यम न भारिकारी न व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो ये बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। न चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, न भाई भाई में बंटवारा हो सकता है, ठीक है। और जितना व्यय करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो विद्या जो धन है वो सभी धनों में प्रधान होता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, मैंने इसको एकदम मुजबानी आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से आप करते हैं तो ये नंबर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ आज हम आगे बढ़ेंगे, मुहावरे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अब आप इसको कर ही लेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन को मैंने बता दिया। हाँ, एक लास्ट बात है, मैं आपको बता दूँ, ये देखिए सभी क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं सॉलिड होते हैं। बिल्कुल हम बात करेंगे कुछ 15वें क्वेश्चन पे, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। और यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण के कारण निवारण, तो इसमें आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया। आप किसी पर भी एक अपना क्या लिख सकते हैं बेटा, निबंध लिख सकते हैं। जैसे मेरा प्रिय कवि, आपके जो प्रिय कवि हैं आप उस पर निबंध लिख सकते हैं। विद्यालय में स्वास्थ्य एवं अनिवार्य होना चाहिए, वृक्षारोपण की उपयोगिता, पर्यावरण, मतलब जितना भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उसमें से केवल एक टॉपिक पे आपको अपना निबंध तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको ये सारा पेपर समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया बेटा तो इस पेपर को हल करने के साथ साथ अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम आपको आज एक सेट इस तरह से बता दिए हैं, अगला हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी क्लास जल्द ही लेकर आने वाले हैं आपके साथ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करेंगे आपको ये सारी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया तो आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके हमको मोटिवेट कर लीजिए, ताकि हम आपको और भी बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें। सो थैंक यू। तो एक बार फिर से हैप्पी दिवाली आप लोगों को। और कल बड़ी दिवाली है, यानी 24 तारीख को। तो कल बड़ी दिवाली में हमारी कुछ बड़ी धमाके होंगे और आप लोग तैयार रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।